अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। 28वीं आइनी तरमीम की तैयारियां अरूज पर हैं। अपोजिशन इस वक्त शदीद सरापा एहतजाज है, ख़ास तौर पे 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है लेकिन हुकूमत के तमाम तर मामलात और हुकूमत अब तक जो कायम है उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देना है। आइनी पोजीशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मौजूद है और वही इस वक्त सरापा एहतजाज भी हैं, ख़ास तौर पे 28वीं आइनी तरमीम को लेकर। 28वीं आइनी तरमीम की जब हम बात करते हैं और वो बराह रास्त टकराव है उसका सूबों के साथ और 18वीं आइनी तरमीम के साथ है। सूबों के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको पहले ही NFC नहीं मिल रहा और दूसरा ये कि हमेशा वफाक जो है वो इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है सूबों को, और ये सूबों के हक़ पर एक डाका होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, और वो तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर सामने आ रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लिया जाएगा, और वो ये भी कह रहे थे कि शायद इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी। लेकिन 28वीं आइनी तरमीम की तैयारियां हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस 28वीं आइनी तरमीम के हक़ में वोट भी देगी? ये भी एक नाज़रीन सवालिया निशान है। माजी में हमने देखा कि एहतजाज होता है, अवामी तौर पर सड़कों पे ये नज़र भी आते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो खामोशी से लाइन में खड़े होकर यही सियासी जमातें इस तरह की तरामीम को सपोर्ट भी करती हुई नज़र आती हैं। दूसरी तरफ मामला है महंगाई का। अभी 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से। आज उनका इजलास था पहले पार्टी का। फोकस किया जा रहा है कि महंगाई का ख़ात्मा और आवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक टैक्टिस ही आप कह लें, चूँकि इतने अरसे से महंगाई हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको फोकस नहीं कर रही थी। अब जब प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली भी चेंज हो रही है। वो हुकूमत को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस प्रेशर के पीछे कोई और वजूहात हैं और कुछ मुतालबात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ीद हुकूमत से कुछ मफादात हासिल करने की कोशिश कर रही है? ये वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पे महंगाई में आवाम को रिलीफ़ कैसे मिलेगा। हुकूमत के लिए ये वैसे ही बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस से हुकूमत कैसे नबर आज़मा होगी। मामलात अगर आगे बढ़ते हैं, महंगाई इसी तरह बढ़ती गई तो फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा ख़तरा होगा। क्या मुल्की हालात उस तरफ जा रहे हैं या उससे पहले टैकल कर लिए जाएंगे? बजट आना है, बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक आवाम को उस तरह का रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है चीन है, उसमें क्या क्या मायदे हुए, कौन कौन सी अहम बातें हुई, और ख़ित्ते के अमन के लिए क्या कोई मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, और हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। क्योंकि मैं एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी बढ़ती हुई महंगाई और ख़ास तौर पे 28वीं आइनी तरमीम की तैयारियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर अपोजिशन जमातों की जब हम बात करते हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। महंगाई की जब हम बात कर रहे हैं तो ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम और फौरी तौर पर रिलीफ दे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज पार्टी क़यादत से पार्टी से जब वो मुशावरत कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया, 4 रुकनी कमेटी भी बनाई है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। खादिम अली खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खादिम साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब नजमी आलम साहब। नजमी आलम साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। खादिम अली खान साहब, किस तरह देखते हैं 28वीं आइनी तरमीम की तैयारियां हो रही हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ हुकूमत में तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी तहादी है, आपकी हुकूमत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से कायम है। उनके भी बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर।
ये क्या सूबे पहले ही वफाक से हमेशा नाला रहे और ये एक और इस तरह का एक मार्च सेट होगा जिसकी वजह से जो सूबों के हकूक़ हैं या सूबों के जो राइट्स हैं वो एक बार फिर महरूमियों की तरफ जाएंगे? देखें, अभी तो ये फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बहुत से मसाइल है। जैसे एजुकेशन में आपने देखा होगा, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ जी, स्पेशली जो हायर एजुकेशन है उसमें आप हमारी तो सारी यूनिवर्सिटियाँ दिवालिया हो चुकी है, और वो जो मयार था, हायर एजुकेशन कमीशन ने जो मयार मुकर्रर किया था वो मयार नहीं रहा। हमारी जो मादर इल्मी है पेशावर यूनिवर्सिटी, वो दिवालिया हो चुकी है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। इस तरह के बहुत से मसाइल है। मैं आपको एक सिंपल की बात बताऊं कि हमारा जो इस साल टैक्स कलेक्शन है वो तकरीबन उसका तखमीना लगाया है 14,600 अरब रुपए। इसमें जो NFC के तहत तकरीबन 8,900 अरब रुपए जो है वो सूबों को जाते हैं, और 10,000 अरब रुपए जो है वो वफाक में कर्जे देने, उस पे कर्जे और सूद के मद में देने होते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो सूबे हैं वो कर्ज के मद में एक आना नहीं देते 18वीं तरमीम के बाद, और सारा जो कर्जा है वो वफाक देता है, और वफाक जो है कर्ज पे कर्ज लेते हैं, क्योंकि आपको जो है बजट डेफिसिट है, आपको जो है जो ट्रेड डेफिसिट है वो सामना है वफाक का। ठीक है, तो खान साहब लेकिन आपको ये सूबे वफाक की इकाइयां हैं, इनको जोड़ना भी तो है ना। आप इनको ये बात क्या करते हैं 28वीं तरमीम नहीं ला सकते? फेडरेशन को खत्म कर दें जी, ये भी तो सोचना होगा ना हमें। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। यहाँ पे सुबाइयत की बात करना, यहाँ पे जो है किसी इकाई की बात करना, उससे वो ये है कि हम वफाक पाकिस्तान की बात करें। जो वफाक पाकिस्तान के जो मसाइल है और जो सामना कर रहे हैं 2010 से अब तक, उसका जो है किसी ने कोई इलाज ढूंढना है या नहीं ढूंढना। मतलब हमने सूबों को स्ट्रेंथन करना है, हमने फेडरेशन को खत्म करना है। बिल्कुल जो है आपके खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है। पिछले 3 दिनों में 50 लोग जो है 50 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, और आपका सूबा जो है वो इसका उसका इसकी उस पे लगे हुए हैं, और वो जो है उधर हडियाला जेल में। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। खादिम अली साहब जरा एड्रेस करना है सूबों को भी, लेकिन वफाक ने ही तो सरपरस्ती करनी है सूबों की भी, इकाइयों को जोड़ना भी है। वहाँ पे वो कहते हैं कि अमन अमान जो है सूबाई सब्जेक्ट है, हम क्या करें। पेशावर भाई सूबाई भी है और ये फेडरल भी है ना, फेडरल के नीचे भी तो आता है। आपने आपस में अंडरस्टैंडिंग भी तो बनानी है, सिंक्रोनाइज करना है इसको, तो उसमें तो फेल होगी वफाक भी और सुबह KP भी। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ, आप लाइन पे रहिएगा। आपकी तरफ आता हूँ। नजमी आलम साहब, किसी एक इशू को ब्लेम करके 18वीं तरमीम का खात्मा तो नहीं हो सकता, या सूबों के हकूक तो गस्ब नहीं किए जा सकते। वफाक ज़ाहिर जोड़ता है चारों सूबों को, GB को, कश्मीर को, लेकिन वहीं पे जो सूबों के अपने हकूक़ हैं उनको भी लेके चलना है, वफाक ही की ज़िम्मेदारी है। सो आप समझते हैं पाकिस्तान पार्टी ज़ाहिर 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मुतसादम है 18वीं तरमीम के। 18वीं तरमीम का क्रेडिट आपको जाता है, उस वक्त सूबों को इख्तियारात दिए गए। इसके ऊपर जो खादिम अली खान साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर सूबे काम नहीं करेंगे तो वफाक को तो इंटरफेयर करना पड़ेगा। व्हाट्स योर टेक सर? सर देखिए, आपने कहा वफाक सूबों से वफाक बनता है, पहले तो आप ये समझ लें। ऐसा ही है, वफाक की बुनियाद सूबे हैं। अगर आप बुनियाद को कमजोर करेंगे तो बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं होगी। ये तजुर्बे हम कर चुके हैं, 1 यूनिट बनाकर, और ये सब करके उसका नतीजा क्या आया था पाकिस्तान में, ये आपको जहन में। और सूबे अपना काम कर रहे हैं, वफाक अपना काम करे। बल्कि वफाक ने तो 18वीं तरमीम से जो बहुत सारी वजारतें यहाँ आनी थी उनको खामोखा रोक के रखा हुआ है। उनको वहां क्यों तालीम की महकमा रखा हुआ है जो उनके ऊपर एक्सपेंस पड़ रहा है उसका। वो बात ये करते हैं कि जी हमारे पर एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है, तो जो वजारतें आनी थी सूबाई में जी, उनमें से कई उन्होंने रोक के रखी है। हेल्थ क्यों रोक के रखी हुई है, एजुकेशन क्यों रोक के रखी हुई है। वफाक ने अपने ऊपर खामोखा खर्चे डाले हुए, सूबों को भेजे, सूबे मैनेज करेंगे। बिल्कुल। आप
आप उसको सही करने के बजाय उसको दूसरी तरफ से कि सूबों के ऊपर नहीं हो रहा, हमसे एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे, आपको क्या शौक है ये वजारतें रखने का? ठीक, आप तो इसमें नजमी आलिम साहब ये बात तो आपकी ठीक है, ये तो हो तो नहीं रहा, लेकिन अब जाहिर है आप हुकूमत के इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन हुकूमत के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, आपकी वजह से हुकूमत कायम है। ये आप समझते हैं, एक तो अभी तो खादम अली खान साहब कह रहे हैं कि कोई इस तरह की तरमीम नहीं लाएंगे, लेकिन तरमीम आएगी और उसका जो वर्किंग हो चुकी है उसके ऊपर आप सपोर्ट करेंगे। बाद हमने ये भी तो देखा ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट भी तो दे देती है। जी देखिए मेरी बात सुनिए, 28वीं तरमीम क्या 30वीं तरमीम भी आएगी, तरमीम आती रहती है, ये कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक, लेकिन आइन के बाद अब आप 27 तरमीम तो आ चुकी है ना, 28वीं की बात हो रही है, 28वीं भी आ जाए। हर तरमीम को देखा जाता है कि उसमें क्या है क्या नहीं। पीपल्स पार्टी ये देखेगी कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमने सोचा है, अगर उसमें की बातें होंगी तो हम डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। पिछली दफा जो थी वो हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से में थी आईनी अदालत, तो हमने सपोर्ट किया। ठीक, अब अगर इसमें कोई ऐसी बात होगी जो कि हम समझते हैं कि सूबों के मफाद में नहीं है, तो हम उसके अगेंस्ट बात करेंगे, हुकूमत से बात करेंगे कि ऐसी बात ना करो। और हमारी पूरी कोशिश है कि ये हुकूमत चले। मुल्क इस वक्त बहुत बड़े माशी बुरान का शिकार है, उससे निकालना है पाकिस्तान को। तो उस वक्त ऐसे में ऐसी बातें छेड़ना मैं समझता हूँ मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नजमी आलिम साहब, आपने महंगाई की बात की, वक्त भी कम है। मैं चाह रहा हूँ कि आज आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इसके ऊपर कहा कि बजट में आवाम के लिए मुश्किलात होंगी, आवाम को रिलीफ देना होगा, हुकूमत की जिम्मेदारी है। 4 रुकनी कमेटी भी उन्होंने बनाई है। किस तरह देखते हैं? चैलेंज तो बहुत बड़ा है, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, समझते हैं। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत बड़ा चैलेंज है आवाम को रिलीफ देना, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने, ईरान अमेरिकन वॉर के बाद। लेकिन हमको आवाम को इस हालत में तो रखना है कि वो जिंदा रहें। ऐसे ही इस वक्त आवाम के लिए, लोअर मिडिल क्लास के आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास भी अब सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो हमें वो रास्ते निकालने होंगे कि हम उनको कहां से रिलीफ दे। यही चेयरमैन साहब की बात है ना, हमें कहां से अपने एक्सपेंसेस कट करने चाहिए, हम कहां से कुछ ऐसा करें कि हमने मुल्क के हुकूमत का मकसद क्या, आवाम को रिलीफ मिले ना। ऐसा ही है। अगर हम बिल्कुल रिलीफ ना दे सके और हर बोझ उठा के नीचे स्विच ऑफ करते रहे, तो इस तरह तो आवाम की बर्दाश्त अब खत्म हो गई है। बिल्कुल हमें कुछ बोझ रोकना पड़ेगा अपने पास, हुकूमत कुछ रिलीफ तो देना पड़ेगा। खादम अली खान साहब, जो बात नजमी आलम साहब बात कर रहे हैं, सारा बोझ ले ले, लेकिन कई ऐसे सेक्शन हो सकते हैं जहां हम बचत करें तो हम शायद आवाम को रिलीफ दे सकें। बिल्कुल ठीक है। खादम अली खान साहब, क्या रिलीफ हो सकता है आवाम के लिए? स्टार्ट में हमने देखा कि किसी हद तक किरायों में कमी की गई, कुछ ट्रांसपोर्ट मुफ्त की गई, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल आपके सामने ही है, वो अगले झटके में तो 500 क्रॉस कर जाएगा। तो अवामी सतह पे क्या रिलीफ हो सकता है और क्या हुकूमत प्लान कर रही है? देखिए, मैं आपको जो 18वीं तरमीम की जो सबसे बड़ी जो वो है ना मनफी पॉइंट है, वो यही है कि सूबे जो है, यानी ज़राअत वहाँ पे चला गया, जो प्राइस कमेटी है वो सूबे के पास चली गई। लेकिन यहाँ पे जो है पीपल पार्टी वालों ने जो है वो इल्जाम लगाना है जी कि वफाक की वजह से जो है जो सिर्फ पेट्रोल की कीमत जो है वो भी ओगरा मुकर्रर करती है और आदमी उसके मुताबिक मुकर्रर करती है। उन्होंने इल्जाम लगाना है, अगर रिलीफ पहुंचाना है कि सब्सिडी देनी है तो वो सूबाई हुकूमत ने देनी है। मैंने आपको बता दिया कि हमारा इस साल का बजट है 18,600 अरब रुपए, जिसमें 10,000 अरब रुपए जो है वो जाते हैं कर्जों में, 8,900 अरब रुपए जो है वो जाते हैं सूबों को, मतलब ये सूबों के एनएफसी के तहत जो मुंतकिल हो जाते हैं, जिसमें उन्होंने जो है एजुकेशन भी वो करने, जिसमें उन्होंने हेल्थ का भी करना है, तो बेड़ा गर्क कर दिया है हर सूबे में। अभी आप 2010 से अब तक लेके देख लें कि जो सिंध की हुकूमत है उसको तकरीबन 15,000 अरब रुपए एनएफसी के तहत मिले हैं। तो आप कराची का हाल देखें, 15,500 अरब रुपए उसको मिल के भी क्या फायदा हुआ। 8,800 अरब रुपए जो है आपके खैबर पख्तूनख्वा को मिले हैं एनएफसी अवार्ड के तहत।
तो क्या वो वहाँ पे कोई तब्दीली आपको नजर आती है? कोई रोजगार के ये तो मौके खैर नजर आते हैं? हम चाह रहे थे कि रिलीफ पे बात हो सके, लेकिन नजमी आलिम साहब अच्छा, क्विकली इस बात पे मैं रिस्पॉन्ड कर आपको दे ये चुके, वो बता बार रहा बार हूँ सुबह कि सिंध की जो बात कर रहे हैं। देखें, एक सूबाई हुकूमत का काम ही खादिम होता अली है खान साहब बस इनको 1 पता मिनट नहीं दीजिएगा, इनको मैं क्या नजमी तकलीफ आलिम है। साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सारा तो शामिल इनको कहा कि हम देते हैं, कमा के हम देते हैं सिंध वाले, और हमसे बात करते हैं। ये अगर हम नहीं, जो मुझे- हमारी आमदनी अगर हम कमा के देते हैं तो वफाक ये भी चलता है। बहुत बड़ा मसला है, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जाता है, क्योंकि नहीं, गुमराह कैसे वहाँ किया पे- जाता है? आप सिंध रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता आपको, कराची रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता, देता है ना? कराची का रेवेन्यू जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे है। वो आपको जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, आप सियालकोट की एक फैक्ट्री है, उस सियालकोट की जो फुटबॉल की फैक्ट्री है उसका टैक्स जो है कलेक्शन कहाँ पे? कराची में। जो वहाँ पे आलात जरई है उसका टैक्स कलेक्शन किधर है? आपके फैसलाबाद की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की टैक्स कलेक्शन कराची में होती है ना। ये बात करना कि जी सारा जो है वो होता है, ये भी गलत बात है। मैं आपको ये बता रहा नहीं, हूँ इसमें गलत क्या है? 90% सूबे को जनरेट करके देता है, 60% ये वफाक को जनरेट करके देता है टैक्स, और क्या करे? कौन सा सिंध? कराची? नहीं, कराची में आपको ये बात बता रहा हूँ कि फर्क करे, सियालकोट में आलाती जरी की एक फैक्ट्री है, उन्होंने एक्सपोर्ट करना है। वो जो एक्सपोर्ट है उस पे जो है वो जो भी वो उसके पैसे हैं, या एक्सपोर्ट पे तो आपको जो है कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जितनी इंपोर्ट है वो अरे खादिम अली खान साहब, कराची मसला ये है कि भाई आप कान इधर से पकड़े हैं या उधर से पकड़े हैं, जनरेट करके दे रहा है ना, उसको सहूलतें देना आपका फर्ज बनता है या नहीं बनता? हमने ये जब हमने तो आप लाइन पे रहिएगा, नजमी आलिम साहब की गुफ्तगू भी सुन ले, सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी बात तो सुने आप। ऑफर की कि आप ये सारे टैक्स हमें जमा करने दें और टारगेट नजमी आलिम साहब को सुन ले हम प्लीज। कम होंगे तो हमारे पैसों में से काट लेना, अगर टारगेट से ज्यादा हो तो हमें रखने देना। हम तो इनको ये ऑफर कर रहे हैं सिंध में। ऑफर रिपीट कीजिएगा, उन्होंने सुनी नहीं खादिम अली खान साहब ने। नजमी साहब, मैं बता रहा हूं कि सिंध गवर्नमेंट ने ऑफर की कि जो टैक्स आप जमा करते हैं जी, आप हमें जमा करने दें और हमें टारगेट दे दें। ठीक, हम टारगेट से कम करें तो हमारे शेयर में से काट लिएगा, अगर टारगेट से ऊपर चले जाएं तो हम रख लेंगे। हमारी एफिशिएंसी इनसे फेडरल गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा है। हमने एसआरबी का जो हमारा फिगर है, कोई पाकिस्तान का सूबा या फेडरल गवर्नमेंट मुकाबला नहीं कर सकती। बिल्कुल, इस पे रिस्पॉन्ड कर दें। जमा नहीं कर पा रही। जी खादिम अली खान साहब, मुझे एक बात बताएं कि उसकी बड़ी जो शरह है जमा नहीं कर पा रही टैक्स। सही, ठीक है नजमी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं खादिम अली खान साहब जो की, सबसे बड़ा हिस्सा है वो किस चीज से है? जी खान साहब, आवाज आ रही है? खादिम अली खान साहब सुन पा रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा जंग जो है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो किस वजह से है? कराची जो है वो ज्यादा टैक्स इकट्ठा करता है, उसको वो मुझे बताया ना कि उसकी वजह क्या है। बताएं नजमी आलिम साहब। हम आपको 60% जमा करके दे रहे हैं, फिर भी आपका पेमेंट नहीं, आपका पोर्ट है ना वहाँ पे भाई मेरी जान, वहाँ पे इम्पोर्ट होता है, उससे जो पोर्ट है, पोर्ट का हम करते हैं ना पोर्ट। उसके अलावा मैंने तो आपको एसआरबी की मिसाल दी कि आप हमसे ज्यादा एसआरबी पूरे पाकिस्तान में कोई जमा नहीं कर सका। इवन फेडरल गवर्नमेंट के फिगर से हमने ज्यादा जमा कर लिए। फेडरल गवर्नमेंट नाकाम हुई टैक्स जमा करने में। नहीं, मुझे एक बात बताएं, सिंध गवर्नमेंट की अपनी जो इस साल का बजट है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो कितना है? और उसमें वफाक का हिस्सा कितना है और सूबे का अपना टैक्स कलेक्शन कितना है? भाई आप अपने पास 10% जो है वो आपका नहीं, जो सूबे का वो सूबे का 10% नहीं है। हो जाएगा, इंडस्ट्रियल देने को तैयार नहीं है। कराची के अलावा कहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई है, कहाँ पे रोजगार के मौके पैदा किए गए? ईस्ट पाकिस्तान छोड़ दिया अपने पास से। नजमी साहब, प्लीज ये मजबूत वफाक की थ्योरी को खत्म कर दें। ये नाकाम थ्योरी है। हम जो है मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। नहीं, आपने वफाक का खात्मा करना है। आपने वफाक पे इतने कर्जे डाल के आपने जो है वो 130 अरब डॉलर का कर्जा डाल के जो है वफाक को बिल्कुल मफलूज करना है। और यहाँ पे मसला ये है कि आपका जो अभी हमने जो है अपने से 7 गुना बड़े ताकत को शिकस्त दी, उसका बजट जो है वो 2100 अरब रुपए है। सूबों का बजट जो है वो तकरीबन जो है वो 8900 अरब रुपए है।
तो उसके वो मुकाबले में सूबों की जो है अपनी क्या कारकर्दगी है, सिवाय पंजाब की किसकी कारकर्दगी है? आप मुझे बताएंगे। आप भी बलूचिस्तान हुकूमत पर फार्म कर रहा है, पंजाब में क्या कारकर्दगी है वो भी बता देना। आप फेडरल गवर्नमेंट से सिंध का पैसा दे नहीं, आप केपीके का पैसा पंजाब की कारकर्दगी बता देता हूँ, पंजाब की कारकर्दगी बता देता हूँ। अच्छा मैं बता देता हूँ ना, पंजाब की इलेक्शन करा लेना, आपकी कारकर्दगी पता चल जाएगी। मैं आपको पंजाब की कारकर्दगी, बलदियाती इलेक्शन नहीं करा रहे पंजाब में, बात करते हैं पंजाब में डर के मारे आप बलदियाती इलेक्शन नहीं करा रहे, क्या आपका सफाया हो जाएगा? लोगों को पता है, करा देना बलदियाती इलेक्शन पंजाब में। मेरी बात पंजाब में नॉन पार्टी इलेक्शन की आप बलदियाती इलेक्शन की बात करें या कारकर्दगी की बात कर रहे हैं? किससे खौफ है कि नॉन पार्टी? हमने तो सिंध में पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराए, आप बलदियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। खौफ के हमारे करा नहीं रहे, इसलिए ये नदवी साहब कह रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी नहीं है ना, इस वजह से पे बात करें। करा देना पंजाब में बलदियाती इलेक्शन। मैं ये कह रहा हूँ कि कारकर्दगी पे बात करें या बलदियाती इलेक्शन पे बात करें। कारकर्दगी आपकी बहुत अच्छी है तो पंजाब में बलदियाती इलेक्शन मैं आपको बताता हूँ, कारकर्दगी बता देता हूँ, मैं कारकर्दगी बता देता हूँ, फिर आपको मैं बलदियाती इलेक्शन का भी बता देता हूँ। इलेक्शन करा दो, बलदियाती अभी एक मिनट सुन ले, कारकर्दगी सुन लेना। नदवी साहब इनकी कारकर्दगी सुन लेते हैं, आप एक मिनट दीजिएगा। अटक से लेकर रहीम यार खान तक जांचने का मेरी बात सुन ले। अच्छा सुन ले नदवी साहब सुन ले, टाइम खत्म हो रहा है प्लीज। टीवी के इश्तेहार से सर मैं आपको जो है नहीं होता, खुद लेके आता हूँ। अगर मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी इतनी अच्छी है पंजाब में तो उसको पार्टी बेस्ड लोकल बॉडी इलेक्शन करा लेने चाहिए। मैं आपको बता जनाब मैं आपको बता देता हूँ, क्यों बात अटक से लेके रहीम यार खान नहीं देते। अच्छा बात सुन लेना सर। अरे सुन ले, वो बताना चाह रहे हैं अटक से लेकर रहीम यार खान तक दूध और शहद की नहरें बह रही हैं पंजाब में, सुन ले उनकी बात। एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुन ले। शहद की जब तो कह रहा हूँ कि पंजाब में इनको बलदियाती इलेक्शन कराते हुए क्या फर्क पड़ रहा है? सुन तो लेना सर, सुन तो लेना, मैं आपको बताता हूँ। नदवी साहब सुने प्लीज। आवाम को हक दो उनका। नदवी साहब सुन ले प्लीज। बात ही नहीं करने अब सुनेगी नहीं तो आवाज नहीं आएगी ना। नदवी साहब सुन ले, उनकी गुफ्तगू सुन ले प्लीज। मैं आपको बताता हूँ, अटक से लेके रहीम यार खान तक, जी अटक से लेके रहीम यार खान तक कोई माई का लाल नहीं है जो कहे कि मैं बदमाश हूँ। कोई ऐसा जो है शख्स नहीं है जो कहे कि मैं कब्जा ग्रुप हूँ। अटक से लेके रहीम यार खान तक अमन अमान है। वहाँ पे जो है बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में जो क्राइम की शरह है वो 0 हो चुकी है। 41 सिटीज जो है वो कच्चे के डाकू किधर है? फिर वो रहीम यार खान में ही तो है। मैं आपको खत्म हो गए वहाँ पे जो है, आप देखें कि वो एक मिनट सुन ले आपको पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिक बस नजर आएगी, आपको मोबाइल हॉस्पिटल नजर आएंगे, आपको मरियम क्लिनिक नजर आएंगे, आपको वहाँ पे आईटी जो है लैब्स नजर आएंगे, आपको पार्क नजर आएंगे, 28,000 किलोमीटर नए रोड्स आपको नजर आएंगे, हर जगह फ्लाईओवर नजर आएंगे, अंडरपासेस नजर आएंगे। आपको जो है जो बेहतरीन सफरी सहूलियात है वो अटक से लेकर ये तो आप जिस तरह की चीजें बता रहे हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। मैं जरा नदवी आलम साहब से भी पूछ लेता हूँ, सिंध में गुलाम नहीं है, सिंध में उन्होंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। नदवी साहब को 4 पॉइंट इनको आप गिनवा दें, इनको चुप करवा दें। फिर करारदाद पास की थी और जी नदवी साहब 2 जगह से हुई थी करारदाद पास, एक सिंध से एक बंगाल से। ये तारीख है, कहीं और से नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग पंजाब से नहीं जीती थी, यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी पंजाब से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। कोशिश की हमने कि कारकर्दगी पे बात हो सके। बात महंगाई से शुरू होकर कारकर्दगी पे चली गई, कंपेयर करना शुरू कर दिया पंजाब और सिंध को। लेकिन अच्छी बात है, डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, काम होने चाहिए, लेकिन काम होते हुए ग्राउंड पे नज़र भी आने चाहिए, जो कि ना पंजाब में नज़र आ रहे हैं। और सिंध तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़बरदस्त तरक्की हो रही है यहाँ पे। तो अल्लाह करे कि कोई सिंध वालों को भी होश के नाखुन लें, हुक्मरान, और सिंध की डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करें। वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो सदर ट्रंप का दौरा चीन कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।